we were talking about operators, and today we have discussed two things related to integration. Okay, in differential we did almost everything that is very basic for a chemist who is studying quantum chemistry. He or she must knows about some basics of differentiation. Today we have to deal with integration. As we know, suppose if we have this sort of integral, and what will we do? X n plus 1 over n plus 1, and then differential of this, that will be equal to 1. तो ओवरऑल रिलेशन आपके पास ये बनता है. तो एक तो इस तरह का मेथड था, ठीक है. फिर हमने सिंपल उसमें देखा कि आपके पास अगर कुछ इस तरह का आ जाए तो आपने इस चीज को देखना है, चेंज इसमें आ रही है तो के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और दिस विल बी x dx. ओके, और ये जब इसको आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपके पास बनता है k x² 2. ठीक है. एक आपको ये बताया था रिलेशन e⁻x को cx है dx, तो ये इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e cx over c. ठीक है, ये जो भी वैल्यू है. तो आज इसी तरह हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. इस तरह आपने डिफरेंशियल में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, sin cx cos dx. ठीक है. डिफरेंशिएशन में आपने क्या पढ़ा कि sin x will be equal to cos x. ठीक है. या आपने ये पढ़ा कि d over d of x of sin of cx equal to cos of cx d over d of x of cx. ऐसे था. ये क्या बनता है, c cos of cx. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है माइनस आएगा इसके साथ, cos of cx over c. अब नीचे आ जाएगा. डिफरेंशिएशन में क्या था, sin x किसकी इक्वल होता है, और d over d of x of cos x नेगेटिव sin x. ठीक है. मगर इंटीग्रेशन में आपने जरा इसके माइनस cos x. अब वहाँ पे डिफरेंशिएशन में क्या था, sin x के साथ cos x आता है, मगर यहाँ पे भी cos x के साथ नेगेटिव आता है. ठीक है. cos x के साथ नेगेटिव sin x आता है, तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में क्या आना चाहिए, cos x will be equal to minus sin x. But in this case you will have to reverse these things. ये माइनस नहीं होगा. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, sin cx over c. ठीक है. इससे ज़्यादा आपने नहीं देखना. ठीक है. डिफरेंट इंटीग्रेशन में आता है. फिर एक और होती है क्वेश्चन जो आपको समझ में आया था, वो होता है कि सपोज अगर आपके पास 1 of x dx हो तो इसका क्या आ सकता, नेचुरल लॉग ऑफ x. ठीक है. अब अगर नेचुरल लॉग ऑफ x dx आ जाए तो इसको कैसे इंटीग्रेट करें. अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए नेचुरल लॉग ऑफ x और साथ में dx हो तो फिर उसको कैसे इंटीग्रेट करना है. ठीक है. उस केस में क्या होगा, आपने फिर इस तरह इसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. उसका एक रूल है, तो ये है कि अगर ये सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह से हो तो उसको हम ये लिखते हैं u v minus v du.
ठीक है, अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए हमारे पास, ये वाली कंडीशन है, तो हमने क्या करना होता है, देखिए पहले टर्म u बनती है और ये dx क्या बनेगा, v, dx dv बनेगा, ये u। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ रही है कि u है कोई और चीज है, ठीक है, मगर साथ में dv आ गया, अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई, मतलब ये फंक्शन कोई और है, सिंपल फंक्शन नहीं रहा, और ये कोई और है, तो उस केस में आपको जो चलना है, पहले पार्ट को आपको क्या कहना है u, और दूसरे पार्ट को क्या कहना है dv। आप इसको सपोज करते हैं, आप क्योंकि सपोज सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ पे u किसके इक्वल है, ठीक है, इसी तरह u ओवर dx किसके ऊपर हो जाएगा, log natural x, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंशियल इसलिए होता है ना, नेचुरल x का 1 ओवर x। इसी तरह dv आपके पास dx किसके इक्वल या इसके इक्वल, dv किसके इक्वल होगा, dx, आपको क्या चाहिए v, तो ये क्या होगा, v इज इक्वल टू x होगा। अब आपने ना इसकी वैल्यू सपोर्ट करते जाइए, यहाँ पे u क्या था आपके पास, log natural x, v क्या है, x, v क्या है, x, du क्या है, 1 ओवर x dx, ठीक है, ठीक है, ये dv हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सिचुएशन कैसे आ गई, x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इधर लेके आए हो सकता है। अब ये क्या हो गया, सिंपल dx बच गया, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ये तो पढ़ा होगा ना आपने, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा, d से इंटीग्रेशन को तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसको फिर आपने यूं लेके चलना। अब अगर आप इसके एक एग्जांपल लें कि भाई ये तो यूं भी हो सकता है ना, क्या इसको यूं मेथड से कर सकते हैं, कैसे, अगर x को आप u कहते हो तो u इज इक्वल टू x, du ओवर dx इज इक्वल टू 1 और du क्या आ जाएगा dx, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या रखोगे u, ठीक है, और dx को आप क्या करते हो dv, है ना, v क्या होगा x, ठीक है। अगर आप मसला बन गया ना, कहीं पे आप v को x कर रहे हो, कहीं पे आप u को x कर रहे हो, du को dx की इक्वल कर रहे हो, dv को dx की इक्वल कर रहे हो, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन नेचुरल लॉ में इस किस्म की सिचुएशन आए तो फिर उसको आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये अभी बात जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपने कोई फॉर्मूला यूज करना है। इसको रेट कर दो।
जिस तरह आपने डबल डेरिवेटिव पढ़ा है, इस तरह डबल इंटीग्रेशन भी होती है। वो क्या होता है? वो यूं लिखा होता है, डबल इंटीग्रेशन। ठीक है। तो यहाँ पे dx 2 टाइम्स आएगा, ये फिर इस तरह स्टेटमेंट सही नहीं होगी, क्योंकि x एक दफा इंटीग्रेट कर दिया। फर्स्ट करो मैं ये इसको लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसकी जो इंटीग्रेशन हो जाएगी क्या आएगी, x ही आएगी। तो अब स्पेस गिवन ही नहीं है, ये कैसे करेंगे? मगर अभी आपके लेवल पे जहाँ फीलिंग आई तो वहां पर फिर मैं आपको बता दूंगा। फिर ये ट्रिपल भी आती है, फिर इसका मतलब है कि 3 टाइम ट्रिपल इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करें, ठीक है। तो ये चीजें भी होंगी। फिर इंटीग्रल आपके पास आता है डेफिनेट इंटीग्रल। मसलन आपके पास ये है x dx, तो इसकी लिमिट्स दे दी गई है 2 to 6। मेन के लिए लिमिट्स किसकी है, x की है। तो क्या करना है, आपने x को इंटीग्रेट करना है। ये क्या होगा, x स्क्वायर ओवर 2 1/2, और साथ में आपने इसका ये मैग्नीट्यूड वाला लिखना है 2 to 6। अब ये तो कांस्टेंट नंबर, इसको बाहर ले 1/2 x स्क्वायर 2 to 6। इसको फिर सॉल्व कैसे करते हैं, 1/2। अब आपने x की वैल्यू बतानी है, हायर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। ये अपर लिमिट है और ये लोअर। ये क्या होगा, 6 raised to power 2 minus 2 raised to power 2, और ये आ गया अपर माइनस लोअर। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा ना सर। तो इस किस्म के भी इंटीग्रेशन होती है। अगर आपके पास ये चीज आ जाए, इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, ये क्या पढ़ा है आपने, 370 का कोर्स पढ़ा है? तो उसमें ये नहीं पढ़ा, रिवर्सिबल रिएक्शन। ये सिचुएशन से क्या मतलब है, इस ये क्या बता रहा है आपको, ये समझ आ रहा है। अब ये देखिए, ये सिंपल होता है, वो जो हम यूज करते हैं वो इस तरह से। आप देखिए कि ये स्पेस देखेंगे आपने, ये बी क्या आपने इसके लिहाज से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास ये वाली सिचुएशन मान ली है, तो इसका क्या होता है, ये x है, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस s d ओवर डी ऑफ x प्लस s, ठीक है। s तो कांस्टेंट है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, dx और dx क्या हो जाएगा 1, वहां से क्या आ जाएगा, ठीक है। यही सिचुएशन है, dA और ये है, तो ये इसका आपका क्या आएगा आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस a इक्विलिब्रियम, और ऊपर नीचे ये a नॉट, और इधर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको बता रहा है कि आपने a की वैल्यू चेंज करनी है, ये अपर है इसकी लिमिट और ये क्या है, लोअर है। तो ये क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a b माइनस a माइनस, अब ये पूरा अपर हो गया,
ये पूरा क्या पार्ट हो गया, अपर पार्ट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट माइनस ए इक्विलिब्रियम, ये आपका लोअर पार्ट। ठीक है, इस तरह किया था 6 x की वैल्यू 6 माइनस 2 अपर माइनस लोअर। अब यहाँ पे अपर वैल्यू क्या है, a की, लोअर वैल्यू a नॉट, मगर आपका असल वेरिएशन कहाँ पे आनी है, इसमें, और ये मैं कहाँ से पता चला इसमें आनी है, इसमें क्यों नहीं आनी, वो यहाँ से पता चला। ठीक है, तो इस किस्म के द्वारा फिर वो आपकी जब आएगी इंटीग्रेशन उसको देखेंगे। सॉरी, हाँ बात हो। जी ऑपरेटर्स पे बात कर रही थी एक्चुअली, अब आपको इस चीज का पता लगेगा। ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि जो बेसिकली आप क्वांटम मैकेनिक्स में वो फंक्शन जो कि ऑपरेट करते हैं, और इसमें आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। यूनिट ऑपरेटर होता है, ठीक है, कि अगर किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें, मीन के एक फंक्शन है x, उसके ऊपर 1, ये यूनिट ऑपरेटर है। 1 इज अ यूनिट ऑपरेटर। 1 क्या है, यूनिट ऑपरेटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x ही आएगा। नल ऑपरेटर भी होता है, वो क्या होता है कि जब आप 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये 0 क्या है, 0 और ही, तो इसको अच्छा तरीका होता है कि ये लिख लिया जाए, ठीक है, 0 ऑपरेटर, इसको नल ऑपरेटर भी कहते हैं और 0 ऑपरेटर भी कहा जाता है। इसी तरह आपके पास सिंपल एडिशन वाले ऑपरेटर्स भी होते हैं। सिंपल एडिशन किस तरह, मतलब कि एक ऑपरेटर है, a इज एनी ऑपरेटर, आपके पास ये फंक्शन है f ऑफ x है प्लस f ऑफ g है, ठीक है, तो ये ऑपरेटर इस पे भी अप्लाई होगा और ये इस पे भी अप्लाई होगा। सिंपल जो आप मल्टीप्लिकेशन या इसमें क्या बनेगा, a f ऑफ x प्लस a f ऑफ जी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये 3 एक ऑपरेटर है, 3 ये सिंबल क्या शो करता है, ऑपरेटर को, और ये आपके पास x प्लस y फंक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, 3x प्लस 3y, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन की होती है, क्या मल्टीप्लिकेशन, वो कैसे, a है और ये आपके पास फंक्शन f ऑफ x, इधर कोई c है, कांस्टेंट नंबर है, और आगे फंक्शन, तो इसको आप बेसिकली यूं लिखेंगे, वो कांस्टेंट बाहर ले आएंगे और ऑपरेटर अंदर चला जाएगा और वो फंक्शन पे अप्लाई होगा, ठीक है। कैसे, मसलन यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है और यहाँ पे आपके पास kx आ गया, x इज फंक्शन, k उसका कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, k को बाहर ले आएंगे, 3x, और ये क्या हो जाएगा, k 3x, और फिर वो 3kx भी आप लिख सकते हैं, एक्चुअली ये होना चाहिए, ठीक है, वो सिचुएशन आ गई ना, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है। इसी तरह अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता तो इधर भी नेगेटिव आ जाता, इधर भी नेगेटिव आ जाता, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ बड़ी मजेदार क्वांटम है, लीनियर ऑपरेटर, क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर जब आप ये चेक करते हैं कि इधर दिस ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर और
नॉन लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर तो उसमें क्या है, फिर आपने क्या करना है, उसके लिए दो कंडीशन है। जो ऑपरेटर लीनियरली वर्क करता है उसके लिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन उसकी ये है कि वो जो है ये इस तरह भी इक्वल हो, ये वाला पार्ट हमने किया पहले, ये चीज भी वो इक्वल दे। मसलन लीनियर ऑपरेटर के लिए जरूरी है कि वो इस बात को फॉलो करें, ठीक है। दूसरा इसको भी फॉलो करें। इन दोनों बातों को अगर वो फॉलो करता है तो वो लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। अगर नहीं करता तो वो नॉन लीनियर ऑपरेटर है। मगर इसमें एक और चीज भी है, हाँ चलो अभी इसी को देखते हैं सिंपली। मसलन हम थ्री ले लेते हैं, थ्री, ठीक है। अगर ये चीज है तो वो उसके भी इक्वल होनी चाहिए, ये मतलब है। मसलन थ्री है आपके पास और ये x प्लस वाई है। अगर आप x प्लस वाई को ऐड करते हैं और फिर थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आंसर और इनको इंडिविजुअल करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। मसलन इस चीज का आंसर और इसका आंसर सेम अगर इक्वल आता है तो वो लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है। अगर इक्वल नहीं आता तो वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई आप ऐसा करते हैं कि थ्री के एक्स है, के को एक्स से मल्टीप्लाई करके फिर थ्री से करें, ठीक है। इसका ये मतलब है, और समझ आ रहा है आपको। या आप के को बाहर निकाल के थ्री को एक्स से करें तो फिर, तो ये अगर दोनों कंडीशंस वो फॉलो करता है तो फिर वो लीनियर ऑपरेटर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लीनियर ऑपरेटर की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, मुझसे यही लाइए। ठीक है, मसलन हम बात करते हैं थ्री टू प्लस सिक्स की, ठीक है। तो ये क्या, सिक्स टू एट, थ्री कितना होता है 24। अगर इसको हम यूं करेंगे ये कितना आता है, पॉइंट समझ आया। तो ये लीनियरली ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 2 प्लस 6 का ऑपरेटर लेता हूं अंडर रूट, ठीक है, और मैं अब ये ऑपरेटर है अंडर रूट, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि जी डी एक ऑपरेटर है तो इसको फिर इसके इक्वल भी तो होना चाहिए ना, है। और मैं कहता हूं कि डी जो है वो अंडर रूट के इक्वल है, तो क्या होगा, 2 प्लस 6 का अंडर रूट मस्ट बी इक्वल टू 2 अंडर रूट प्लस 6। करो तो होता है 6 2 क्या हो जाएगा 8, और इसका भी आंसर निकालो, मोबाइल से निकालो। एट अंडर रूट क्या आता है 1 क्या आता है आंसर अंडर रूट 2 का अंडर रूट 8 का।
और इसका 2 का कितना आता है? 2 अंडर रूट भी आता है, अंडर रूट भी आता है, और इसका अंडर रूट 6 का अंडर रूट 6। क्या कह रहे हो यार, ऐसे कैसे हो सकता है? आंसर निकालो ना। अच्छा 1.41 इसका कितना आता है? 2.82 इसका 2 का 1.41 और 6 का 2.44 2 पॉइंट। 44 अब देखो ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अंडर रूट जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो ये आप मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी कि ऑपरेटर्स का लीनियर होने के लिए जरूरी है कि वो ये कंडीशन भी फॉलो करे। और एक और भी है, वो कौन सी है? मसलन वो हम कहते हैं कि D3, ठीक है, D3 या यूं कर लो DK3 का है। अब जब इसका क्या फॉलो होना चाहिए कि एक तो K मल्टीप्लाई में 3 का अंडर रूट ले, दूसरा 3 को बाहर रखें, K को बाहर रखें और फिर 3 का अंडर रूट ले, तो दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है ना? तो ये तो इक्वल नहीं है, ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। ये दोनों कंडीशंस को अगर फॉलो करता है तो वो लीनियर ऑपरेटर है, अगर वो फॉलो नहीं करता तो वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन लीनियर ऑपरेटर। ठीक होगी बात? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ लीनियर और नॉन लीनियर ऑपरेटर का। इसके बाद जो चीज है जो कि आज का हमारा लास्ट पार्ट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है हमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें बहुत स्टडी करना है। असल बात हमारी यहाँ से ही स्टार्ट हुई थी पिछले लेक्चर में, उससे पहले कि कम्यूटेटर क्या होता है। तो अब इसके लिए क्या है, अगर 2 ऑपरेटर्स है आपके पास, ए बी पे अप्लाई हो रहा है, तो जब बी ए पे हो तो आंसर सेम आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, या और ए बी माइनस बी ए शुड बी 0। ये कंडीशन फॉलो करे या ये करे, वो एक ही बात है। तो ये करेगा वो ये भी करेगा। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं कि आपने बताना है कि ये दो वेक्टर जो हैं, दो मैं जो लिखने लगा वो ऑपरेटर, क्या ये कम्यूटेटिव हैं कि नहीं है, एक दूसरे को कम्यूट करते हैं या नहीं करते। अगर वो इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे तो दे विल बी कॉल्ड कम्यूटेटिव, मीन कि दे हैव द एबिलिटी टू कम्यूट ईच अदर। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो क्या होगा, वो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। मसलन मैं कहता हूं कि ए, सपोज ए जो है वो आपके पास x है और b जो है, ठीक है, वो d ओवर d ऑफ x है। तो बताए कि ये दोनों ऑपरेटर कम्यूटेटर हैं कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? आप फिर a b निकालेंगे, वो क्या होगा, x d ओवर d ऑफ x। अब ये किसका है, d ओवर d ऑफ x। कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, सपोज 1 निकाल लें, है तो कांस्टेंट 1 का d ओवर dx क्या होता है, 0। कांस्टेंट का क्या होता है, 0। तो ये x मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर क्या आएगा, 0। अब आप दूसरी कंडीशन देखें, अगर तो ये कम्यूटेटर हुए तो b a की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। अब इसको देखिए b क्या है, ठीक है, a क्या है, x। तो ये सिचुएशन ना बन गई, आंसर क्या आएगा, 1। तो a b b
ए इक्वल है नो सर। नो, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं। नहीं रखते। मजा आया? ये है बेसिकली वो बताना कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप ए बी माइनस बी ए निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 -1। तो ये ठीक नहीं है, 0 आना चाहिए। ठीक है, जो कि इक्वल होगी तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखते। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि b जो है वो 3 है, b क्या है? 3 है, तो आप पहले a b निकालें, वो क्या होगा? x मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या होगा? 3x। ऐसे ही है। अब आप b a निकालें, वो क्या है? b क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 3। x इक्वल आ गए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे? कम्यूटेटर होंगे। तो जब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो वहां पे फिर इस कंसेप्ट को लेके जाते हैं कि अगर तो क्या, अगर तो ऑपरेटर्स कंप्यूट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप साइड बाय साइड दोनों को मेजर कर सकते हैं। मीन एट द सेम टाइम दोनों चीजें मेजर की जा सकती। क्यों? इफ दे आर कम्यूटेटर इट मींस कि अगर आप एक की वैल्यू निकाल देते तो दूसरी की तो वही होगी, है? यही मतलब है ना। इफ दे आर कम्यूटेटर, तो अगर एक की जो वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे की क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी वो कम्यूट करेंगे ना। तो इसलिए क्या होता है कि अगर तो वेक्टर्स कम्यूट कर रहे हो तो उन दोनों को, ये जितने भी वेक्टर्स हैं उनको आप सेम टाइम पे फाइंड कर सकते हैं विद सर्टेनिटी के साथ, श्योरिटी के साथ। अगर वो कम्यूटेटर नहीं है तो क्या आप दोनों को एक टाइम पे कर सकेंगे? नहीं। तो अब देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि मोमेंटम और पोजीशन जो है वो क्या है? At the same time, it is impossible to find the value of position and momentum. क्यों? इसका क्या मतलब है कि वो कम्यूट नहीं करते, कम्यूट नहीं करते, इसलिए आप उनको फाइंड सेम टाइम पे आप उनकी वैल्यू दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अगर वो कम्यूट करते होते, ठीक है, तो फिर आप दोनों को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यू नो the commutative property means if one operator or one vector has any value, its value must be equal to the other vector if they are commutative। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं। अब मेरा ख्याल है आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की लॉजिक भी समझ आ गई होगी कि वो हम जो बात लिखते थे, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द सर्टेन अमाउंट, मींस यू कैन नॉट फाइंड बोथ मोमेंटम एंड पोजीशन विद सर्टेनिटी। ये भी उसकी डेफिनेशन है। यू कैन नॉट फाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन विद सर्टेनिटी। ठीक है, या it is impossible to find both momentum and position at the same time। ठीक है, ये भी वही बात होगी। वो क्यों नहीं कर सकते? मोमेंटम और पोजीशन हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते एट द सेम टाइम? क्योंकि दोनों का वो दोनों एक दूसरे कम्यूटेटर नहीं है। हाँ, कम्यूट। वेरी गुड। इस तरह आप ये फाइंड करते हैं कि कौन से वेक्टर करते हैं, फिर उनको लेके चलते हैं। अगर एक तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि अगर आप एक फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर वो कम्यूटेटर है। अगर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखना कि वो कम्यूटेटर है या नहीं है, उसके लिए ये हमें बेस करना पड़ती है कि मोमेंटम ऑपरेटर क्या है, पोजीशन ऑपरेटर क्या है। ठीक है, वो देखने पड़ते हैं।
वो फिर हम आगे देखेंगे कि फिर पोजीशन मोमेंटम कहाँ से आया, उसको कैसे करना है। और मोमेंटम ऑफ द ऑपरेटर लेके उसको चलना है, वो फिर उसको कंप्यूट करता है या नहीं करता, उसको आप देखेंगे। कोई और एग्जाम्पल है इसकी कम्यूटेटिव होने की या ना होने की, ए और बी चेंज करें। मतलब ए आप रख लें साइन एक्स और बी रख लें, क्या रख लें, डी ओवर डी ऑफ एक्स रख लें, है करेक्ट। तो पहला क्या होगा, ए बी करते हैं तो वो क्या होगा, साइन ऑफ एक्स डी ओवर डी ऑफ एक्स, वो अगर एनी कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसका क्या हो जाएगा, डी ओवर डी ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, तो ये कॉस ऑफ एक्स, तो ये कम्यूटेटर है कि नहीं है? नहीं। ठीक है। इसी तरह आप अगर एक ए जो है आपके पास अंडर रूट है और बी जो है वो एक्स है, तो ये भी कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू आ जाएगी ये वाली, है ना। तो इसको अगर मान है मुझे तो ये एक्स और ये आ जाएगा, ठीक है। ये है ये कंप्यूटर हो जाएगा सर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ देखिए जरा होता है कि अंडर रूट अगर आप 3 ले रहे हैं 3 अंडर रूट, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप यूं करते हैं, इसी तरह फिर आप मुख्तलिफ कर सकते हैं, डी ओवर डी एक्स पे ले सकते हैं ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह आप ऑपरेटर और ए अगर आप इंटीग्रल ले रहे हैं तो बी जो है अगर आप डिफरेंशियल ले रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। इसी से फिर आगे निकला है वो डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। लैप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, लैप्लेस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। वो फिर सारी यहाँ से चीज़ें होती हैं, तो जो कम्यूट कर लेते हैं उनको इजीली फाइंड किया जा सकता है, और जो कम्यूट नहीं करते उनको फाइंड आप ऐसे